हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा पंच। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूनियन बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27। ये डॉक्यूमेंट हमारा आया है 1 फरवरी को। ये हर साल प्रेजेंट किए जाते हैं 1 फेब, और इससे एक दो दिन पहले जो डॉक्यूमेंट आता है वो होता है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो पिछले साल का होता है, 2025-26 का आया था। ये प्रेजेंट किया गया था 29 जनवरी को, एंड जो बजट आया है वो 1 फरवरी को। ठीक है, ये अपकमिंग ईयर के लिए होता है, जैसे 26-27 के लिए। तो ये दोनों ही डॉक्यूमेंट बहुत ही रेलिवेंट होते हैं फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और ये दोनों ही हम कवर करेंगे। बजट हम 2 लेक्चर में कवर करेंगे एंड इकोनॉमिक सर्वे मल्टीपल लेक्चर्स में चैप्टर वाइज कवर करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट रेलिवेंट रहते हैं हमारे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए, प्लस अदर सब्जेक्ट्स में भी इससे रिलेटेड पॉइंट्स लिखे जाते हैं मेंस आंसर में, और प्रीलिम्स में तो डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन आज दिखाऊंगा भी बजट डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये दोनों के लिए ये आपको ये लगातार मिलते रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहें, सो दैट यू कैन गेट रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग आवर अपकमिंग वीडियोज़। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे बजट से। तो बजट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। बजट डॉक्यूमेंट है क्या, सबसे पहले तो ये जानना होगा बजट डॉक्यूमेंट के बारे में। इट्स अ स्टेटमेंट। बजट डॉक्यूमेंट जो होती है एक स्टेटमेंट होती है ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। सिंपल टर्म्स में अगर कहें, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। जो भी हमारे कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, 3 जो फंड है, उसमें जो है जो भी हमारे पास आता है, मतलब गवर्नमेंट के पास जो आता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, रिवेन्यूज, या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई कॉस्ट वगैरह, जिन चीज़ों में जो गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं वो रिसिप्ट्स हो गए। और जो गवर्नमेंट खर्चा करती है किसी स्कीम पे या लोगों को सब्सिडीज देती है, फूड, फर्टिलाइजर, वो सब एक्सपेंडिचर का पार्ट हो गया। तो इस सब का जो लेखा जोखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और एक फाइनेंशियल ईयर का, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, तो इसका जो लेखा जोखा एक पूरे साल का, वो पूरा बजट में लिखा रहता है। ठीक है, तो बजट क्या है, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये याद रखिए, एक ही साल का होता है ये। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये याद रखने की, जो टर्म बजट है, बजट कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 के अंदर एक टर्म जो मेंशन है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वही एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर की, उसी का पॉपुलर नेम है बजट। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि टर्म बजट मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में या नहीं, तो आपको ध्यान में रखना है टर्म बजट मेंशन नहीं है। एक और चीज़, बजट, अब आजकल जो बजट आता है वो कंबाइंड बजट आता है, उसमें रेलवे, जनरल, सारे बजट कंबाइंड होते हैं। पहले ये बजट सेपरेट आता था। सेपरेट कब हुआ था, रेलवे बजट और जनरल बजट सेपरेट हुए थे 1920s में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अकॉर्थ कमेटी। इस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि दोनों को अलग अलग प्रेजेंट किया जाना चाहिए। लेकिन जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उन्होंने 2017-18 में और इसके बाद जितने भी बजट आए हैं, विवेक देवराय कमेटी ने रिकमेंड किया कि दोनों को कंबाइंडली प्रेजेंट किया जाना चाहिए, और कंबाइंड करने से बेटर कोऑर्डिनेशन हो पाती है अमंग वेरियस सेक्टर्स, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो, सारे सेक्टर्स का मतलब कंबाइंड ही होना चाहिए बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए। ये विवेक देवराय कमेटी की रिकमेंडेशन थी, उसको हमने अडॉप्ट किया, एंड 2017-18 के बाद जितने भी बजट आए हैं वो कंबाइंड आ रहे हैं। अब बजट का प्रोसेस समझते हैं। बजट पार्लियामेंट में उसका क्या प्रोसेस रहता है प्रेजेंट करने का, और उसके बाद किस तरह से पास होता है। उसकी 6 स्टेजेज हैं। ये 6 स्टेजेज आपको स्टेज वाइज पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहली स्टेज है प्रेजेंटेशन किया जाता है, बजट की स्पीच। स्पीच कौन देता है, फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर अपनी स्पीच में बजट को प्रेजेंट करता है इन द पार्लियामेंट ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेजिडेंट। आर्टिकल 112 में प्रेजिडेंट को ये कहा गया है, लेट डाउन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर पार्लियामेंट। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के बिहाफ पे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो प्रेजेंट करते हैं, स्पीच देते हैं। ठीक है, और स्पीच देने के बाद उसके ऊपर जनरल डिस्कशन होता है, जिसको हम बजट सेशन शुरू हो गया पार्लियामेंट का, तो उसमें उसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाएगी। डिस्कशन होने के बाद, जनरल डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद, इसको भेज दिया जाता है डिपार्टमेंटल कमेटीज के पास। अलग अलग डिपार्टमेंट की जो कमेटीज होती हैं वो उसकी स्क्रूटनी करती हैं, पूरी डिटेल्ड स्क्रूटनी करती हैं, और इसकी डिटेल स्क्रूटनी करने के बाद इसको वोटिंग के लिए लाया जाता है, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, कि किस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए या किस पर्टिकुलर स्कीम के लिए, किस
पर्टिकुलर एरिया के लिए कितने परसेंटेज ऑफ द जीडीपी या फिर कितने परसेंट या कितने पैसे संक्शन करेंगे किसी स्कीम के लिए, वो सारा यहाँ पे डिमांड ऑफ फॉर ग्रांट्स की वोटिंग होती है। इसी वोटिंग के दौरान जो मेंबर्स, अगर कुछ मेंबर होते हैं वो पसंद नहीं करते कि ये पर्टिकुलर स्कीम के ऊपर इतने पैसे खर्च करने नहीं चाहिए थे, या इस स्कीम तो टोटली इररेलेवेंट है, इसके ऊपर इतने पैसे क्यों दिए, ये सब इसके लिए क्या होते हैं, मेंबर्स के पास एक मोशंस होते हैं, कट मोशंस। दे कैन रेज कट मोशंस। ये ज़्यादातर ओपोजिशन पार्टी वाले करते हैं। जैसे पॉलिसी कट मोशन हो गया, इकोनॉमी कट मोशन हो गया, टोकन कट मोशन, 3 तरह के कट मोशंस होते हैं। पॉलिसी कट मोशन, मान लो उनको पूरी ही स्कीम या कोई पॉलिसी पसंद नहीं आई, तो वो बोलेंगे कि इसके पूरे अमाउंट को, इस पर्टिकुलर स्कीम के अमाउंट को क्या करो, 1 रुपये कर दो। तो क्या हो गया, पॉलिसी कट मोशन। एंड इकोनॉमी कट मोशन में क्या होता है, उनको लगता है कि इसके ऊपर 10,000 करोड़ रुपए कर रखे हैं, इसको 2,000 करोड़ रुपए ही देने चाहिए थे। तो इकोनॉमी की इतने पैसे नहीं देने चाहिए इस पर्टिकुलर स्कीम के ऊपर या इस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर, तो वो होता है इकोनॉमी कट मोशन, ये ओपोजिशन वाले रेज करते हैं। देन थर्ड होता है टोकन कट मोशन। मान लो किसी मेंबर को पर्टिकुलर ग्रीवेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल ट्राइबल का कोई एमपी है वहाँ पे, ट्राइबल एरियाज का, उसको कोई ग्रीवेंसेस है ट्राइबल्स को लेके, वो बोलेगा कि हमारे लिए कोई पर्टिकुलर आपने अमाउंट सैंक्शन नहीं किया, आपको स्कीम्स का आपको क्या करना चाहिए, 100 रुपये कर देना चाहिए, ऐसे कुछ अरेंज करेंगे। पूरा 10,000 करोड़ की जगह 100 रुपये ही करो, मतलब वो टोकन कट कि आप इतना अमाउंट नहीं करना चाहिए, अपना ग्रीवेंस शो करने के लिए। ये तीनों ही मोशन ज़्यादातर ओपोजिशन वाले रेज करते हैं, और ये डिस्कस जरूर होते हैं, पास नहीं होते हैं। अगर ये पास हो गए तो सिंपली बात है कि पार्लियामेंट्री जो हमारी गवर्नमेंट है उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं है पार्लियामेंट में, मतलब वो गवर्नमेंट बनने के लायक ही नहीं है, तो फिर तो नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरह हो जाएगा, राइट। तो ये तीनों जो कट मोशन है ये डिस्कस होते हैं, लेकिन एक्चुअल में पासिंग नहीं होता है इसके ऊपर। तो कट मोशंस आपको पता होना चाहिए, ये कब रेज होते हैं, जब वोटिंग होती है फॉर डिमांड फॉर ग्रांट्स। ज़्यादातर ये सब जो डिमांड्स होती हैं पास हो जाती हैं गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट मेजोरिटी में है, उसी ने ये बजट बनाया होता है, तो वो पास हो जाता है। लास्ट में अगर पूरा डिस्कशन होने के बाद अगर कुछ रह भी जाता है, एक ही दिन में, एक ही झटके में सारी डिमांड्स पास की जाती है, जिसको गुलेटिन भी बोलते हैं, ठीक है। वो स्पीकर करता है गुलेटिन मोशन, ठीक है। ये जब डिमांड फॉर ग्रांट पास हो जाती है, इसके ऊपर वोटिंग हो जाती है, इसके बाद पास होता है अप्रोप्रिएशन बिल, मनी बिल की तरह ही होता है, और इसके बाद होता है फाइनेंस बिल। ये 6 स्टेजेज हैं जो पार्लियामेंट में बजट की स्टेजेज हैं कि बजट पास होने की, ठीक है। अब बजट के विद इन बजट में कुछ चीज़ें लिखी रहती हैं, ये 4 चीज़ें मेनली लिखी होती हैं। बजट का जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर किस चीज़ का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमने बताया रिसिप्ट्स, आने वाला, एंड एक्सपेंडिचर, यही तो होता है। अब ये रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर कैसे दिखाई जाती हैं, इसमें 3 साल की दिखाई जाती हैं, 2024-25 की, जो पिछले से पिछला साल, ठीक है, उसके एक्चुअल्स आते हैं, जो फाइनल ऑडिटेड फिगर्स होती हैं फॉर द कंप्लीटेड ईयर, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है। और जो साल चल रहा है, जैसे अभी 2025-26 चल रहा है, इसका जो पिछले साल बजट आया था वो बजट एस्टिमेट्स थे, वो थे इनिशियल प्रोजेक्शंस फॉर कमिंग ईयर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि जो इस साल में पूरा रिवेन्यू आने वाला है या एक्सपेंडिचर होने वाला है, वो बजट एस्टिमेट थे। लेकिन अब थोड़ा टाइम हो गया है ना, अप्रोक्सीमेटली 8-9 मंथ के ऊपर हो गए हैं, तो क्या करते हैं, उसको रिवाइज्ड करते हैं। जो ये 2025-26 की जो एस्टिमेट्स है, इसको रिवाइज किया जाता है। तो रिवाइज्ड एस्टिमेट, इस अपडेटेड फिगर्स बेस्ड ऑन मिड ईयर परफॉर्मेंस, कि कैसा चल रहा है, कितना रिवेन्यू अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, वो चेक होता रहता है, उसके बेसिस पे रिवाइज्ड एस्टिमेट दिए जाते हैं। एंड जो एक्चुअली जो हमें प्रेजेंट करना होता है बजट का जो मतलब है, वो है ये 2026-2027 के बजट एस्टिमेट्स, मतलब इनिशियल प्रोजेक्शंस फॉर अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2026 से जो स्टार्ट होगा, उसके लिए एस्टिमेट। इसके ऊपर सारी बातें होती हैं, किस स्कीम को कितने पैसे देने हैं, तो हमारा पूरा फोकस इसके ऊपर रहेगा, बजट एस्टिमेट्स के ऊपर, ठीक है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो पिछले साल के बजट में ही कवर हो जाती हैं, राइट। तो हमारा फोकस रहेगा बजट एस्टिमेट फॉर 2026-2027, ठीक है। तो आर्टिकल 112 की मैंने बात की थी,
कि वहाँ पे लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टर्म बजट इज़ नॉट देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन। टर्म बजट जो है नोवेयर रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये याद रखना है आपको। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा है, क्या लिखा है, प्रेजिडेंट shall in respect of every financial year cause to be laid on before both the houses of parliament a statement of estimated receipts and expenditure of the government of India for that year। ठीक है, क्लियर है ना। तो यही है, ये सारा बजट के बारे में लिखा हुआ, आप इसको आर्टिकल को देख सकते हो। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर बजट डॉक्यूमेंट। बजट के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए जाते हैं वो सबकी हम बात करेंगे एक एक करके। यहाँ पे देखिए निर्मला सीतारमन जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने प्रेजेंट किया यूनियन बजट इन पार्लियामेंट 26-27। ठीक है, इसमें बजट एट अ ग्लांस, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, एक्सपेंडिचर बजट, डिमांड फॉर ग्रांट्स, ये सब इसमें मेंशन होता है। की टू बजट डॉक्यूमेंट, ये जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूरी डेफिनेशंस होती हैं कि जो जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए जाते हैं वो एक्चुअल में डॉक्यूमेंट्स हैं क्या। की टू बजट डॉक्यूमेंट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से डायरेक्ट प्रीलिम्स के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे फ्रेम होते हैं। बजट हाइलाइट्स, देन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, ये सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब प्रिपेयर कौन करता है, ये सब प्रिपेयर करता है बजट डिवीजन, ये याद रखो। जो बजट का काम है बजट डिवीजन प्रिपेयर करती है, बजट डिवीजन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बजट डिवीजन प्रिपेयर करती है। ये अगस्त में ही अपने काम पे लग जाती है रिव्यू करने, परफॉर्मेंस रिव्यू। इवन बजट डिवीजन का काम जितनी फिजिकल पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी को भी यही प्रिपेयर करते हैं। FRBM का कुछ रिव्यू हो, बजट है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों, कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड में कितना फंड आएगा जाएगा, ये सब ये चीज़ें बजट डिवीजन देखती है। तो आपको ध्यान रखना है बजट इज प्रिपेयर्ड बाय बजट डिवीजन, इसमें जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, अंडर द गाइडेंस फाइनेंस मिनिस्टर तो ऑब्वियसली रहेंगे। तो इन डॉक्यूमेंट से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं या यूपीएससी में पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन आए हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और मैं फिर आपको ये की टू बजट डॉक्यूमेंट्स में दिखाऊंगा कि आप डायरेक्टली आंसर कैसे कर सकते थे इस सबसे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, 2025 में बजट से 3 क्वेश्चन आए हैं। तो आप देख रहे हो 6 नंबर, 6 मार्क्स। आप डायरेक्टली अगर बजट अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है 6 मार्क्स आपके ईजिली आ जाएंगे और बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चंस थे। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, कैपिटल रिसिप्ट्स क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट्स आर कैपिटल रिसिप्ट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स अ लायबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट। तो पूछा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट्स में, वहाँ पे दिया गया है जो कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं बेसिकली ये बोरोइंग होती हैं, बोरोइंग या डिसइन्वेस्टमेंट। जो सेकंड स्टेटमेंट है करेक्ट है, डिसइन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग ये दोनों क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स। अब डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है, मान लो गवर्नमेंट का किसी एक कंपनी में, एक कंपनी है उसमें 75% स्टेक था, अब उसे डिसइन्वेस्ट करके उसमें मान लो 40% स्टेक हो गया, 35% स्टेक रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन हो गया ना, रिडक्शन इन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट से। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, जो कैपिटल रिसिप्ट होते हैं वो लायबिलिटी क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब थर्ड स्टेटमेंट जो है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन क्रिएट्स अ लायबिलिटी, नहीं, इंटरेस्ट रिसीव्ड जो होता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड जो होता है ये कवर होता है आपका रिवेन्यू साइड में, रिवेन्यू रिसिप्ट्स में, एंड ये लायबिलिटी नहीं करता, सिर्फ कैपिटल रिसिप्ट्स होता है वही लायबिलिटी क्रिएट करता है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, थर्ड स्टेटमेंट गलत होते ही सेकंड थर्ड फोर्थ एलिमिनेट हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये आप देखेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा हुआ है, कुछ ऐसे फिगर्स दे दी अलग अलग, रिवेन्यू रिसिप्ट बता दिया, बोरोइंग बता दी, इंटरेस्ट पेमेंट बता दी, और पूछा गया रिवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। इसके लिए हमें रिवेन्यू डेफिसिट की, फिजिकल डेफिसिट की एंड प्राइमरी डेफिसिट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, डेफिनेशन कह लो या फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला आगे आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा इसको सोल्व करके। सिमिलरली तीसरा क्वेश्चन 2025 में पूछा गया, अगेन फिजिकल डेफिसिट बता दिया, 10,000 करोड़ थ्रू नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स बता दिए, इंटरेस्ट लायबिलिटीज बता दी,
एंड ग्रोस प्राइमरी डेफिसिट। इसके लिए भी क्या है, प्राइमरी डेफिसिट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये आगे लिखा हुआ आएगा बजट डॉक्यूमेंट में, तो वहीं पे हम इस क्वेश्चन को सोल्व भी करेंगे। ठीक है, आगे देखिए यूनियन बजट का 24 में क्वेश्चन आया। तो हर साल क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए हमें इस डॉक्यूमेंट को डिटेल में प्रिपेयर करना होता है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ क्या था, प्रेसिडेंट, नॉट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगेन ये डिमांड फॉर ग्रांट का जो मैंने आपको बताया था उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलो और क्वेश्चन है फाइनेंस में अगेन, शेयर ऑफ द हाउस होल्ड फाइनेंसिंग टुवर्ड द गवर्नमेंट बोरोइंग, डेटेड सिक्योरिटी एट इन द फॉर्म ऑफ लार्ज कंपोनेंट। ये सब बजट के क्वेश्चन हैं। एक ये क्वेश्चन देखिए, सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट बजट के डॉक्यूमेंट से उठाया गया है। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, इसके बारे में पूछा हुआ है। द अफोरसेड डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड बिफोर दिस इज मैंडेटेड बाय। इन चारों में से बताना है कौन है। अभी अब मैं आपको आगे दिखाऊंगा, इसका आंसर डायरेक्टली है डी। ठीक है, अभी हम मेंस का क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल बजट एंड रिवेन्यू बजट, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ बोथ ऑफ दीज। ये 2021 में आई थिंक पूछा गया था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। आपके नेक्स्ट जो तो 2-3 पेज है उसी में ये सारे आंसर हो जाएंगे। की टू बजट डॉक्यूमेंट, तो बजट के साथ ये डॉक्यूमेंट आता है की टू बजट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे डिटेल लिखी होती है जितने भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए जाते हैं बजट प्रेजेंटेशन वाले दिन। सबसे पहले एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट की जाती है, आर्टिकल 112 में इसका जिक्र है। डिमांड फॉर ग्रांट्स आर्टिकल 113 में, फाइनेंस बिल आर्टिकल 1110A में इसका जिक्र है। फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट मैंडेटेड अंडर फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। इसमें देखो क्या लिखा है, 2 चीज़ें लिखी हुई हैं। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी कम फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। तो किसके अंडर है, FRBM एक्ट। FRBM एक्ट के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, यही तो क्वेश्चन था। देखो वापिस से क्वेश्चन दिखाता हूँ। Along with the budget, the finance minister also placed the other documents before the parliament, which include the macroeconomic framework statement. The aforesaid document is presented before this is mandated by long standing parliamentary convention। गलत है। आर्टिकल 112 वो तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। आर्टिकल 1110 है वो फाइनेंस बिल के रिगार्डिंग है। आर्टिकल 113 डिमांड फॉर ग्रांट के रिगार्डिंग है। तो क्या है, प्रोविजन ऑफ द FRBM एक्ट। सीधा सीधा एक पहले ही पेज पे अगर की टू बजट डॉक्यूमेंट का किसी ने ये पहला पेज भी खोल के देख लिया होता तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर पड़ा हुआ है। इसीलिए आपको ये डॉक्यूमेंट अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, इसके अलावा है एक्सपेंडिचर बजट, शिफ्ट बजट, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, बजट एट अ ग्लांस, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल आउटपुट, आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, ये आउटकम बजटिंग के बारे में है। आउटकम बजटिंग, की फीचर ऑफ द बजट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट अनाउंसमेंट, बजट में जितनी भी स्कीम है उसका स्टेटस क्या है उसके बारे में यहाँ पे लिखा होता है। ये सब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स है। मेनली ये पहले 4 इंपॉर्टेंट होते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिमांड फॉर ग्रांट, फाइनेंस बिल और FRBM के ये दोनों, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट एंड मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी कम फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है, मैंने पढ़ाया था आपको, एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, व्हाट कम्स इन व्हेन व्हाट गोज आउट, खर्चा कहाँ होगा और आमदनी कहाँ से होगी उनके उसके बारे में लिखा होता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है मैंने बताया था आपको, एस्टीमेट्स होते हैं एंड एक्चुअल्स होते हैं। एक्चुअल्स जो होता है वो लास्ट टू लास्ट ईयर, जो करंट ईयर के एस्टीमेट्स रिवाइज्ड होते हैं, एंड अपकमिंग ईयर के प्रोजेक्शंस होते हैं, उसके भी एस्टीमेट्स दिए जाते हैं। ठीक है, जो ये एस्टीमेट्स होते हैं, जो रिसिप्ट या डिसबर्समेंट होती हैं, ये कौन से फंड्स के थ्रू होता है, अगेन वो 3 फंड हमने ये कवर किया था जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कवर किया था, तब 3 फंड के बारे में जिक्र किया था। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। इन तीनों फंड में से ही पैसे निकाले जाते हैं, चाहे इसी फंड से में पैसे आते हैं, राइट।
तो ये तीनों फंड क्या हैं देख लेते हैं, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 266 में, 266 में, ठीक है, आर्टिकल 266 में इसका जिक्र है। ऑल रिवेन्यू रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट, जितना भी गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू आता है, चाहे वो टैक्सेशन हो चाहे नॉन टैक्स रिवेन्यू, सारा रिवेन्यू, या फिर गवर्नमेंट लोन रेज करती है या अपने लोन की रिकवरी करती है, ये सब कहाँ जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। और जितना भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, जितना भी खर्चा करती है, वो भी सब कहाँ से करती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। एंड इस फंड से कोई भी अमाउंट विदड्रॉ नहीं किया जा सकता, नो अमाउंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड विदाउट ड्यू ऑथराइजेशन फ्रॉम पार्लियामेंट। यहाँ पे वर्ड पार्लियामेंट आपको ध्यान में रखना है, पार्लियामेंट की ऑथराइजेशन के बिना इसमें से कोई भी फंड बाहर नहीं निकाला जा सकता। ये क्वेश्चन यूपीएससी में बार बार पूछा हुआ है, नो फंड कैन बी ड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड विदाउट ड्यू ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट। फिर बात करते हैं कंटिजेंसी फंड की, जो आर्टिकल 267 में लिखा हुआ है। इसमें क्या है, ये किसके डिस्पोजल में है, डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये है अनफोर्सिन, जैसे कोविड आ गया था, या एकदम कोई आपदा आ जाए, नेचुरल डिजास्टर हो जाए, साइक्लोन आ जाए, उस टाइम पे जो फंड एकदम से इमरजेंसी में विदड्रॉ कर लें, तो ये किसके डिस्पोजल पे हो जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। इसमें भी पार्लियामेंट की ऑथराइजेशन चाहिए, बट इमीडिएट नहीं चाहिए, बाद में चाहिए, पेंडिंग ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट। इमीडिएटली फंड चाहिए, वो प्रेसिडेंट के डिस्पोजल पे निकल जाएगा बाहर, लेकिन बाद में पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए रहेगी, जिसको हम बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल, ठीक है। ये टर्म याद रखो, एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल चाहिए, किसकी, पार्लियामेंट की, इन द केस ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तीसरा जो होता है वो पब्लिक अकाउंट। इसमें क्या है, ये इसमें वो पैसा होता है जो गवर्नमेंट ट्रस्ट में रखती है, गवर्नमेंट का खुद का नहीं होता है, ये लोगों का पैसा होता है, गवर्नमेंट के पास पड़ा होता है। जैसे आप अपना पीएफ में पैसा जमा कराते हो, प्रोविडेंट फंड में, या आप अपना सेविंग, स्मॉल सेविंग्स करते हो, ठीक है। ये सब जो पैसे होते हैं गवर्नमेंट यूज कर लेती है फॉर द टाइम बिंग, रोड डेवलपमेंट वगैरह के लिए, लेकिन वापस उनको लोगों को करना ही पड़ेगा। ये एक तरह की लायबिलिटी होती है गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। तो ये मनी केप्ट इन पब्लिक अकाउंट, ये सब जो फंड्स का पैसा होता है पब्लिक अकाउंट में रखा जाता है। पब्लिक अकाउंट गवर्नमेंट को बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, बट इसकी भी जो ऑथराइजेशन है, इस नॉर्मल केसेस में पार्लियामेंट ऑथराइजेशन फॉर पेमेंट्स फॉर पब्लिक अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड, ऐसे है। बट जो कंसोलिडेटेड फंड से जब पैसा डालना है इसमें, या कहीं और से पैसा इधर उधर करना है, उस टाइम पे इसकी ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड रहेगी। इन जनरल पार्लियामेंट ऑथराइजेशन फॉर पेमेंट फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये पॉइंट याद रख सकते हो प्री के लिए, ठीक है। यही था 3 पॉइंट्स के रिगार्डिंग। फिर हम बात करते हैं रिवेन्यू बजट। अब आपने मेंस का एक क्वेश्चन देखा था ना, मेंस का क्वेश्चन क्या था, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया था कैपिटल बजट एंड रिवेन्यू बजट के कंपोनेंट के बारे में। ये भी देखो, यहाँ पे रिवेन्यू बजट पूरा एक्सप्लेन है, यहाँ पे कैपिटल बजट पूरा एक्सप्लेन है। मैं वापिस से क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। लुक इनटू दिस क्वेश्चन, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल बजट एंड रिवेन्यू बजट। कैपिटल बजट एंड रिवेन्यू बजट, इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है, कैपिटल बजट एंड रिवेन्यू बजट। एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ बोथ दिस बजट। सीधा सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हो अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। डायरेक्ट यहाँ पे आंसर है। ये एक 2 पैराग्राफ हैं, इस 2 पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन अगर आपको है, यू कैन इजीली राइट योर आंसर फॉर मेंस एग्जामिनेशन। रिवेन्यू बजट, इवन प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स वाला जो पहला क्वेश्चन था, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रिवेन्यू रिसिप्ट्स, वो भी यहाँ से प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी। रिवेन्यू बजट में क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। रिवेन्यू मतलब शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म वाला जो है, शॉर्ट टर्म के लिए 2 चीज़ें हैं, एक रिसिप्ट्स, दूसरा एक्सपेंडिचर, ठीक है। रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए है तो कैपिटल रिसिप्ट्स
एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर कह लो या कैपिटल पेमेंट्स। ठीक है, अभी रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या आता है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट में दो चीज़ें आती हैं, टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू में क्या आता है? जितने भी टैक्सेस, चाहे इनकम टैक्स हो, कॉरपोरेट टैक्स हो, ड्यूटीज हो, जीएसटी हो, जो भी यूनियन लोगों से लेवी करता है। ठीक है, इसको कैलकुलेट किया जाता है, शो दिखाया जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। मैं आपको फिगर्स और क्वांटिटेटिव फिगर्स में सारे न्यूमेरिक फिगर्स में दिखाऊंगा ये सब। दूसरा नॉन टैक्स रिवेन्यू जो होता है वो होता है गवर्नमेंट का, जैसे इंटरेस्ट मिल गया, उन्होंने कोई लोन दिया हुआ था, उस पर इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट तो ईयर बाय ईयर आएगा ना, हर साल आएगा, शॉर्ट टर्म बेसिस पे आएगा। लोन की जो रिकवरी होगी इकट्ठी, वो कैपिटल में आएगा, बट जो लगातार लोन का इंटरेस्ट आ रहा है वो ईयर बाय ईयर आता है, तो शॉर्ट टर्म में आता है। एंड डिविडेंड, मान लो आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसके डिविडेंड्स मिल रहे हैं आपको, या कोई फीस चार्ज कर रही है गवर्नमेंट किसी सर्विसेज की, वो सब जो पैसा इकट्ठा होगा वो नॉन टैक्स रिसिप्ट्स होगा। ये हो गया व्हाट कम्स इन ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस, टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू। देन व्हाट गोज आउट रिवेन्यू ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे नॉर्मल गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग होती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग, या फिर कोई लोन ले रखा है, उसकी इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट चुकाना है। मान लो कोई वर्ल्ड बैंक या किसी और कंट्रीज से लोन ले रखा है जिसको वापस करना कंपलसरी है, तो उसके इंटरेस्ट लगातार देगा गवर्नमेंट, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा होगा। मीटिंग सब्सिडीज, ग्रांट इन एड, ये सब क्या आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा आएगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखो, द एक्सपेंडिचर विच डोंट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ एसेट, उसको क्या ट्रीट किया जाएगा? ये ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो भी एक्सपेंडिचर से कैपिटल एसेट नहीं बन रहे उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा मानते हैं, और जिससे कैपिटल एसेट क्रिएट होते हैं उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में ले जाएंगे। ठीक है, और जितनी भी ग्रांट हैं स्टेट्स को दी जाती है, या यूनियन टेरिटरी को दी जाती है, या अदर पार्टीज को, इसको भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम रखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्री में पहले क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये याद रखिए। जितनी भी ग्रांट है स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज को, या अदर पार्टीज को हम देते हैं, इसको हम रेवेन्यू साइड में रखते हैं, रेवेन्यू साइड में। ठीक है, ये हो गया सेकंड। ये आपको अपने मेंस के आंसर में लिखना था और प्री में भी इसके थ्रू सॉल्व करना था। देन कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट, जो लॉन्ग टर्म वाला होगा, लॉन्ग टर्म 1 साल या उसके ऊपर की जो चीज़ें होंगी लॉन्ग टर्म, इसमें देखो क्या आता है। लोन्स रेज बाय द गवर्नमेंट, लोन्स है तो क्या होगा? लायबिलिटी क्रिएट होती है, जो क्वेश्चन आया था। लोन है तो लायबिलिटी, लोन है तो चुकाना पड़ेगा, लायबिलिटी क्रिएट होगी, है ना, तो ये याद रखना है। इसको मार्केट लोन भी बोल देते हैं। बोरिंग बाय गवर्नमेंट थ्रू सेल ऑफ ट्रेजरी बिल्स, लोन रिकवर रिसीविंग फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, या रिकवरीज ऑफ लोन्स फ्रॉम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, जो भी इस तरह की चीज़ें होंगी वो सब कैपिटल रिसिप्ट्स में आएंगी। अब कैपिटल बड़े लेवल पे खर्चा क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? जो आप मान लो कोई लैंड बाय करते हो, कोई बिल्डिंग्स बाय करती है गवर्नमेंट, मशीनरी बाय करती है, कोई इक्विपमेंट बाय करती है, या फिर शेयर्स में इन्वेस्ट करती है किसी कंपनी के, या फिर लोन्स एंड एडवांस ग्रांट कर देती है किसी स्टेट गवर्नमेंट को, ये सब किस में आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। यहाँ से इस 2 पार्ट से पूरा आपका आंसर लिखा जा सकता था, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए बजट डॉक्यूमेंट पढ़ना इम्पोर्टेंट है। चलिए, अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन। अब अकाउंटिंग में क्या होता है? एक तो डिमांड फॉर ग्रांट्स होती हैं जो आर्टिकल 113 में लिखी हुई हैं। एक होता है चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो आर्टिकल 13 की डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं, ये सब पे तो बोटिंग होती है, और जो चार्ज ऑन है इस पर कोई बोटिंग नहीं होती। ठीक है, ये याद रखना है। इस पे बोटिंग होगी, इस पे बोटिंग नहीं होगी, इस पे बोटिंग होगी। इसमें बोटिंग क्यों नहीं होती है? ये सब सैलरीज वगैरह होती है, एमोलूमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, ये सब चीज़ें हैं, तो इसमें वोट नहीं होता, नॉट रिक्वायर्ड टू बी वोटेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, डिमांड फॉर ग्रांट पे वोटिंग होती है आर्टिकल 113 में, रिक्वायर्ड टू बी वोटेड बाय लोकसभा। ठीक है, और 2026-23 का जो बजट एस्टिमेट्स है उसमें 102 डिमांड फॉर ग्रांट्स है। चलिए, इसके आगे फाइनेंस बिल होता है, राइट, ये सब है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। FRBM एक्ट के अंडर
मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट होती है। इसमें क्या होता है, ये असेसमेंट होती है ऑफ द ग्रोथ प्रोस्पेक्टस ऑफ इकोनॉमी अलोंग विद स्टेटमेंट ऑफ अंडरलाइंग अजम्पशंस, कि हमारी कंट्री की ग्रोथ है किस डायरेक्शन में जाएगी, जितनी भी फिलोसफी है वो इसमें कवर्ड होती है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। दूसरी होती है इसमें मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट्स। इसमें मेनली 3 चीज़ें होती हैं, फिजिकल डेफिसिट कितना है, रिवेन्यू डेफिसिट कितना है, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट कितना है, प्राइमरी डेफिसिट कितना है, टैक्स रिवेन्यू कितना आया, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। ये 3 साल का हम बताते हैं, 3 ईयर्स की डिटेल होती है ये 5-6 चीज़ों की। किसकी फिजिकल डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू, सेंट्रल गवर्नमेंट डेप्ट। ये 6 चीज़ों के बारे में मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट में होता है, और 3 साल का हम बताते हैं। ठीक है, इसके बाद जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट होते हैं, कितना एक्सपेंडिचर करना है, कौन सी स्कीम पे कितने पैसे जाएंगे, फाइनेंस कमीशन की कितनी ग्रांट देनी है स्टेट गवर्नमेंट को या स्टेट्स को, वो सारी चीज़ें एक्सपेंडिचर बजट में होती हैं। फिर रिसिप्ट बजट में पैसा कहाँ से आना है, ये सब होता है। इसी में एक एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट है आउटकम बजट डॉक्यूमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, आउटकम बजट डॉक्यूमेंट। ये पहले नहीं होता था, 2017-18 से हमने स्टार्ट किया, 2017-18 में। बेसिकली ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करने के लिए है कि जितना पैसा आप बजट में या किसी स्कीम को या किसी पर्टिकुलर सेक्टर को, डिफेंस, एग्रीकल्चर या किसी भी एजुकेशन, किसी भी एरिया में आप डाल रहे हैं, क्या वो सही से पैसा यूटिलाइज हो रहा है, उसका आउटपुट सही से आ रहा है, उसकी आउटकम सही आ रही हैं। तो वो सारा रिकॉर्ड रखने के लिए 2017-18 के बाद से ये ऐड कर दिया गया आउटकम, जिसको हम कहते हैं कि आउटकम बजट डॉक्यूमेंट, आउटकम बजटिंग भी बोल देते हैं, राइट। तो नॉर्मल जो फाइनेंशियल आउटले होता है उसके साथ साथ इसको प्रेजेंट किया था। क्या प्रेजेंट किया जाता है, एक तो आउटले प्रेजेंट किया जाता है, फाइनेंशियल आउटले, फिर आउटपुट्स क्या होंगी, कैसी होंगी, या क्या आउटकम होंगी, वो सारा क्लियरली लिखा होता है। आउटले से हमारा क्या मतलब है कि कितना अमाउंट, फॉर एग्जांपल हेल्थ सेक्टर को मान लो ₹1000 करोड़ दिया गया, कितना अमाउंट दिया गया, इसको क्या बोलेंगे हम, आपने कितना आउटले किया, कितना अमाउंट दिया। फिर क्या आउटपुट आया, फिर हम देखेंगे उसका आउटपुट क्या आया, कि कितना आपने उस स्कीम को यूटिलाइज करके क्या चीज़ डेवलप कर दी, जो क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर किया जा सके, वो आउटपुट है। थर्ड थिंग होती है आउटकम्स, वो कलेक्टिव रिजल्ट्स होगा, और क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट्स। ठीक है, तो 3 चीज़ें याद रखनी है, आउटले कितना पैसा दिया, आउटकम, एंड क्या है आपका आउटपुट, आउटकम एंड आउटले में कितना पैसा डालना है, आउटपुट क्वांटिटेटिव टर्म्स में कितना हो गया, आउटकम क्वालिटेटिव टर्म्स में। तो ये सारा बजट डॉक्यूमेंट के साथ ही प्रेजेंट किया जाता है, आउटकम बजट डॉक्यूमेंट। अभी रिसेंटली इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल आउटले, आउटपुट एंड आउटकम स्टेटमेंट। ठीक है, बेसिकली ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने के लिए होता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा बजट एट द ग्लांस देखते हैं। की टू बजट डॉक्यूमेंट हमने देख लिया। बजट एट द ग्लांस में क्या है, आपको कुछ डेफिनेशंस मिलेंगी, फिजिकल डेफिसिट की, रिवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट की, प्राइमरी डेफिसिट की। जो क्वेश्चन आए थे 2025 में 2 क्वेश्चन आए थे, वो हम यहाँ पे सोल्व करेंगे इसके साथ। ठीक है, देखिए सबसे पहले फिजिकल डेफिसिट की देखते हैं। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, ये सब आप अपने स्टैटिक पार्ट में भी पढ़ते होंगे, जब इकोनॉमिक्स का आप बजटिंग और गवर्नमेंट बजटिंग वगैरह फिजिकल पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं तो फिजिकल डेफिसिट का जिक्र आता होगा। तो फिजिकल डेफिसिट क्या है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट्स। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया गवर्नमेंट का और कितना पैसा आया, कितना गया माइनस कितना आया, वो है आपका फिजिकल डेफिसिट। लेकिन इसमें टोटल रिसिप्ट में एक्सक्लूडिंग डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स, जो लोन लिए होते हैं या बोरोइंग किया होता है वो हम काउंट नहीं करते।
एक्चुअल में फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग, जो बोरोइंग करते हैं फिजिकल डेफिसिट उसी को हम बोलते हैं टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट, तो वो पहले काउंट नहीं करते हैं हम रिसिप्ट्स में। वो कंप्लीट करने के लिए, दोनों को बैलेंस करने के लिए, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को करने के लिए हम बोरो करते हैं पैसे। ठीक है, कितना कहाँ से बोरो करते हैं वो हम कवर करेंगे आगे। ठीक है, टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट को क्या बोलते हैं, फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्लियर है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स। और आगे सेकंड रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट कहता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट, शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर माइनस शॉर्ट टर्म रिसिप्ट्स, तो रिवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। ठीक है, अब रिवेन्यू डेफिसिट से अगर आपने आप ऊपर पढ़ा होगा, रिवेन्यू जो आपकी रिवेन्यू जो रिसिप्ट थी, ठीक है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था, उसमें कुछ ग्रांट इन एड थी फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स जो हम स्टेट्स वगैरह को देते हैं। ठीक है, अगर वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दें, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट। तो इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट इज डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू डेफिसिट एंड ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। ठीक है, तो ये हो गया। एंड चौथा जो फॉर्मूला आपको याद करना है, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, तो 4 फॉर्मूले निकल के आए, मैं लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे चारों फॉर्मूले। सबसे पहला फार्मूला फिजिकल डेफिसिट का आया, क्या आया, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। ठीक है, इसमें एक्सक्लूडिंग डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, फिर हमने रिवेन्यू डेफिसिट का देखा, क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट्स। फिर इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट देखा, रिवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। एंड लास्ट हमने एक फॉर्मूला देखा प्राइमरी डेफिसिट का, यही क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में, प्राइमरी डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ये फॉर्मूले 4 फॉर्मूले याद रखने हैं, इसके ऊपर कभी भी फिर से रिपीट क्वेश्चन आ जाएगा यूपीएससी में। ठीक है, देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन था 2025 में जो पूछा गया था, ये विजुअल होगा आप लोगों को, देखिए। सपोज द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 80,000 करोड़। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, 80,000 करोड़ है। ठीक है, रिवेन्यू रिसिप्ट कितना है, 60,000 करोड़। सबसे पहले इसमें क्या पूछा है, रिवेन्यू डेफिसिट। तो रिवेन्यू डेफिसिट का फार्मूला क्या था, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट्स। तो आगे ना 80,000 माइनस 60,000 20,000। ठीक है, 20,000 पहली स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट है। सेकंड फिजिकल डेफिसिट, वो क्या होता है, बोरोइंग। यहाँ पे आगे पढ़ो, गवर्नमेंट बजट ऑल्सो शोज बोरोइंग ऑफ 10,000 करोड़, 10,000 इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ 6,000 करोड़। बोरोइंग कितनी है, 10,000 करोड़। तो फिजिकल डेफिसिट कितना हो गया, 10,000 करोड़, ये भी ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट कितना है, 10,000, एंड उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है, 6,000 इंटरेस्ट पेमेंट, माइनस किया 4,000 आ गया प्राइमरी डेफिसिट। अगर आपको ये तीनों फॉर्मूले पता हो तो तीनों सही हो गए, इसका आंसर है डी। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो ईजिली यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देख लो, कंट्रीज फिजिकल डेफिसिट स्टैंड एट। तो इन्होंने बताया फिजिकल डेफिसिट कितना है, 50,000 फिजिकल डेफिसिट बता दिया। फिर इन्होंने बताया 10,000 नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स है, ठीक है। इंटरेस्ट लायबिलिटीज कितनी है, 1,500 करोड़। ग्रोस प्राइमरी डेफिसिट पूछा है। ग्रोस प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या था, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स
फिजिकल डेफिसिट कितना है 50,000। इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है 1500, माइनस किया 48,500। इसका आंसर ए आ गया। ए इज द राइट आंसर है। अगेन 2025 का सेकंड क्वेश्चन। तीसरा मैंने पहले ही करवा दिया आपको। तो सिंपल होता है क्वेश्चन, सिंपल अगर आपको फॉर्मूला याद है, और ये फॉर्मूला बजट डॉक्यूमेंट में ही दिया हुआ है, अलग से भी कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो थोड़ा सा और कुछ ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं बजट का कुछ क्वांटिटेटिव टर्म्स में। तो टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट्स जो हैं यहाँ पे फिगर दी हुई हैं 35,33,150 करोड़। यहाँ पे किस में है, करोर्स में है। ठीक है, टैक्सेशन एंड इसके बाद टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू। तो टैक्स रिवेन्यू जो है नॉन टैक्स रिवेन्यू से ज़्यादा होता है, ये निकल के आया। कैपिटल रिसिप्ट्स देखो, कैपिटल रिकवरी ऑफ लोन अदर रिसिप्ट्स, ये डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स, यही आपका एफडी फिजिकल डेफिसिट होता है, फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, ये दिखाऊंगा नीचे, फिजिकल डेफिसिट का नीचे भी लिखा हुआ है। कितनी फिगर है 1,00,000 कितना है 16,95,768 करोड़। ठीक है, नीचे देखो फिजिकल डेफिसिट यही है ना, यहाँ पे मैच कर रहे हैं ना, तो यही है बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी, डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स, इसलिए एक्सक्लूड करते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स में से। यहाँ पे देखो फिजिकल डेफिसिट का फार्मूला 9 - 1 + 5 + 6। 9 क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू तो ये है, लेकिन टोटल रिवेन्यू से ये वाला हट जाएगा डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स, तो क्या बचा, ये दोनों बचे। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला मैं करा चुका हूँ, और ग्रांट इन एड ये सब आप बाद में देख सकते हो। एक चीज़ याद रखनी है कि डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स होता है वो ज़्यादा होता है नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट से। ठीक है, ये जो डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट से ये ज़्यादा होता है इन दोनों से। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला है, अगेन मैं ऊपर पढ़ा चुका आपको चारों फॉर्मूला, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, उसी फॉर्मूला से ये कैलकुलेशन निकल के आई है। तो न्यूमेरिक फिगर्स में अगर याद रखना है, फिजिकल डेफिसिट जो हमने एस्टिमेट किया है अगले साल के लिए 4.3%, ये याद रख लो 4.3%। ठीक है, अब पैसा कहाँ से आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, पैसा अलग अलग जगह से आता है, तो उसका देखते हैं कहाँ कहाँ से पैसा आता है। कॉरपोरेशन टैक्स से, इनकम टैक्स से, कस्टम से, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी से, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स, बोरोइंग से। इस सब में सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, सबसे ज़्यादा आता है बोरोइंग से, दूसरे नंबर पे आता है इनकम टैक्स से, तीसरे नंबर पे आता है कॉरपोरेशन टैक्स से, चौथे नंबर पे जीएसटी। तो क्वेश्चन आ जाए इनकम टैक्स जो है कॉरपोरेशन टैक्स से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें याद रख लो, 4 चीज़ें, बोरोइंग सबसे ज़्यादा, सेकंड नंबर पे इनकम टैक्स, फिर कॉरपोरेशन टैक्स, फिर जीएसटी। ये ट्रेंड याद रख लेना चाहिए, कई बार ये पूछ लेता है स्टेटमेंट में। ठीक है, फिर पैसा जाता कहाँ पे है, खर्चा कहाँ पे होता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट का खर्चा स्टेट शेयर ऑफ टैक्स, स्टेट्स को दे देता है अपना जो शेयर होता है, फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में चला जाता है, डिफेंस में चला जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। तो इसकी सीरीज याद रखनी है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे आता है स्टेट शेयर ऑफ टैक्स, दूसरे नंबर पे इंटरेस्ट पेमेंट्स में, तीसरे नंबर पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में, चौथे नंबर पे डिफेंस में। तो ये आप ट्रेंड याद रख सकते हो, स्टेट शेयर ऑफ टैक्स सबसे ज़्यादा, सेकंड नंबर पे इंटरेस्ट पेमेंट्स, फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम, फिर डिफेंस। डिफेंस पे इस बार हमने काफ़ी ज़्यादा पैसे रखे हैं, डिफेंस में जो खर्चा हो रहा है। ठीक है, उसको हमने काफ़ी ज़्यादा एस्टिमेट में रखा है। फिर डेफिसिट स्टैटिस्टिक्स, ये बार बार रिपीट होके वही आ रहे हैं, फिजिकल रेवेन्यू। ठीक है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे अब यहाँ पे। सोर्सेज क्या हैं, अब मान लो हमारा कितना था 4.3% फिजिकल डेफिसिट था, राइट, 4.3%। अब ये 4.3% है, इसको पूरा तो करना पड़ेगा, पूरा करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो पैसे हम लाएंगे मार्केट से, बोरो करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के थ्रू। ठीक है, तो मार्केट बोरोइंग सबसे ज़्यादा जो नंबर है वहाँ से बोरो करते हैं। दूसरे नंबर पे सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, फिर हम कहाँ से करेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग से, तो ये डेब्ट रिसिप्ट्स होते हैं हमारे। बाकी कुछ पैसा हम कैश में भी ले लेते हैं,
RBI वगैरह से नकद में ले लेते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो होता है सबसे ज़्यादा हम मार्केट से बोरो करके पैसा निकालते हैं। क्लियर है, ये याद रखना है। सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग फिजिकल डेफिसिट, ये क्वेश्चन पूछ लेगा, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग फिजिकल डेफिसिट, या फिर प्रीलिम्स में पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग फिजिकल डेफिसिट। तो आपको पता होना चाहिए, मार्केट बोरोइंग से करते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग से करते हैं, सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग, स्टेट प्रोविडेंट फंड, अदर रिसिप्ट्स, एक्सटर्नल डेप्ट और कैश में से। कैश में सबसे कम जो एक्सटर्नल डेप्ट है, ये याद रखना, ये बहुत ही कम है, इसलिए हम बाहर की कंट्रियों पे इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है हमें, इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है हम दूसरे देशों पे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद डेफिसिट का जो ट्रेंड रहा है ये कैसा रहा है, जो चारों ये डेफिसिट है ये क्या है। अगर हम ऑनगोइंग डिकेड में बात करें, अभी जो 2020-21 के बाद से चल रहा है, इसके बाद ये जो पीरियड है इसमें तो हमने लगातार चारों ही डाउन गए हैं, डिक्लाइनिंग ट्रेंड है चारों का ही। ठीक है, स्पेशली फिजिकल डेफिसिट का। ठीक है, बट अगर पूरा ओवरऑल लास्ट डिकेड की बात करें तो लास्ट डिकेड में बढ़ गया था, 2021 में फिर से डिक्लाइन हुआ। ठीक है, तो फ्लक्चुएट हुआ। लास्ट डिकेड वर्ड आ जाता है तो फ्लक्चुएट हुआ है, पहले बढ़ा है फिर डाउन गया है। अगर आ जाता है ऑनगोइंग डिकेड तो डिक्लाइन हुआ है, लगातार डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। क्वेश्चन इसके ऊपर ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर पूछे जाते हैं, डेफिसिट का ट्रेंड। तो ट्रेंड में ऑनगोइंग डिकेड में क्या है, डिक्लाइन किया है, बट अगर लास्ट डिकेड पूरा 2017-18 से बात करें तो पहले बढ़ा फिर डिक्लाइन हुआ, ये याद रखना है। सिमिलरली डेप्ट के केस में है, डेप्ट फ्लक्चुएट हुआ है, वही बढ़ा फिर कम, लेकिन अगर ऑनगोइंग डिकेड में बात करें तो लगातार कम हो रहा है। ठीक है, और टैक्स रिसिप्ट्स में बात करें ये लगातार फ्लक्चुएट ही हो रहा है। अगर आप देखेंगे जो टैक्स रिसिप्ट्स, टैक्स रिवेन्यू जो गवर्नमेंट के पास है वो फिक्स नहीं रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे चलता रहा है। ठीक है, और अगर नेट रिसिप्ट की बात करें, टैक्स रिवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रिवेन्यू की बात करें तो सिर्फ एक बार डिप किया है 2020-21 में, कोविड के नेक्स्ट ईयर, अदरवाइज ये लगातार बढ़ा है। तो ऐसे है, इसका हल्का सा डिप किया फिर से बढ़ा। ठीक है, 2020-21 थोड़ा सा ईयर जो था कोविड के बाद थोड़ा सा चेंजेज आए थे, वहाँ पे इशू आए थे। अदरवाइज जो हमारा ओवरऑल अर्निंग है गवर्नमेंट की, रिवेन्यू जनरेशन की, चाहे वो टैक्स प्लस नॉन टैक्स वाला, वो लगातार बढ़ा है, अभी 36.5 लाख करोड़ के आसपास है। और वही अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो हमारा एक्सपेंडिचर कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है, किसी भी साल से अगर टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें लगातार बढ़ा है। ठीक है, कोई भी साल ऐसा नहीं है जहाँ पे डिप किया हो, ओवरऑल टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो। ठीक है, ये ट्रेंड आपको ध्यान में रखना है। फिर ट्रेंड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज किया है लास्ट डिकेड में, पूरे डिकेड में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है लगातार बढ़ा है। ठीक है, लेकिन एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी अगर बात करें, अगर तो टोटल की बात करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर तो लगातार डिकेड में बढ़ा है। वही एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्लक्चुएट हुआ है। ठीक है, क्योंकि जीडीपी के परसेंटेज के टर्म्स में वो फ्लक्चुएट है, ओवरऑल वो बढ़ा है। ऐसे कभी क्वेश्चन आए थे तो हमें पता होना चाहिए। एंड ट्रांसफ़र, जो स्टेट को हमने ट्रांसफ़र किया है वो भी लगातार बढ़ा है, एक्सेप्ट इन 19-20, 2019-20 को छोड़ दो तो लगातार बढ़ा है। तो प्रेजेंट डिकेड में अगर बात करें, ऑनगोइंग डिकेड जो है उसमें लगातार बढ़ा है, बट अगर लास्ट 10 साल की बात करें तो 2019-20 में थोड़ा सा डिप कर गया था। अदरवाइज लगातार जो ट्रांसफ़र हुआ है स्टेट्स को वो बढ़ा ही है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। ठीक है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट देखेंगे, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में जो 3 कर्तव्य की बात की है, उन 3 कर्तव्यों के अंदर क्या क्या स्कीम्स, क्या क्या नए नए इनिशिएटिव्स को लॉन्च करने की बात की गई है, वो सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, देन बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।